Hello, my dear students. This is Hanman Kumar, your Python teacher, and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. I hope पाइथन की इस सीरीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो लास्ट जो हमारी सीरीज थी उसमें मैंने आपको डाटा फाइल हैंडलिंग का पूरा जो कंसेप्ट था वो समझाया था, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का ही, जो हमारे 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, 20th सेंचुरी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसमें लाइफ के हर पार्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कंपनी अपनी पहुंच दुनिया के हर कोने में करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के हर कोने में सेल करना चाहती है, और इसमें जो है टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब आप पूछेंगे टेक्नोलॉजी ने इसमें कैसे हेल्प की है, तो कंपनी करती क्या है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने मार्केट स्ट्रेटजी बनाती हैं और अपने कस्टमर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करती हैं। जैसे सपोज आप क्या है, एक बहुत बड़े शोरूम में, सपोज रिबॉक के शोरूम में चले गए और आपने शूज खरीदने थे वहां से, और आपने अनविलिंगली वो शूज आपको वहां पे कोई पसंद नहीं आया या आपने वहां से नहीं खरीदे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम अपना फेसबुक अकाउंट चेक करोगे या यूट्यूब चेक करोगे, कहीं पे भी कुछ भी चेक करोगे, तो आप देखोगे कि आपको उसी टाइप्स की एडिडास की या रिबॉक की जिस शोरूम में आप गए थे उसकी एड्स आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा जैसे आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, किसी बुक को बाय करना है या किसी कोई भी टीवी या कोई एलईडी या कुछ भी मोबाइल बाय करना है आपने, तो आप उसको एक बार बाय नहीं करते और देख के छोड़ देते हो या कार्ट में ऐड कर लेते हो। तो जैसे जैसे आप अपने कोई भी और सोशल नेटवर्किंग साइट या यूट्यूब इसको ओपन करते हो या कोई ब्राउजर में सर्च करते हो, तो साइट पे जो ऐड आ रही होती हैं वो आपने जो भी कुछ सर्च किया होता है उसी के अकॉर्डिंग आ रही होती हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये हेल्प करती है कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनीज को हेल्प करती है कि अपने कस्टमर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करे। अब उसी इंटरेस्ट के बेस पे जो कंपनीज हैं अपने मार्केट स्ट्रेटजीज बनाती हैं और ऐसा डाटा कलेक्ट करती है जो उनको ग्रो करने में मदद करे, उन कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करे। और ये डाटा जो है कंपनी के पास इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो चुका होता है कि एक नई टर्म एस्टेब्लिश हो चुकी है जिसे हम बोलते हैं बिग डाटा। अब ये डाटा डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है पॉजिटिव बेटर डिसीजन लेने में, जो उनकी कंपनी की प्रोग्रेस के लिए जरूरी होते हैं। और ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बेस्ड ऑन उस डाटा के फैक्ट से, ट्रेंड से और स्टैटिस्टिकल नंबर्स के बेस पे, जो कि उनके पास डाटा की फॉर्म में होता है। पर इतना जो ये डाटा है, इतना ज़्यादा डाटा है, इसको पहले कंपाइल करना, फिर उसको एनालाइज करना और फिर उसके बेस पे कोई पॉजिटिव डिसीजंस लेना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले इसमें से किया जाता है, जो अननेसेसरली डाटा है उसको रिमूव करके उसमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसी पे फोकस किया जाता है और बेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं। और इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन, जो कि कंप्यूटराइज्ड टर्म है, टेक्निकल टर्म है, जो डाटा को विजुअल फॉर्म प्रोवाइड करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज ये कि स्कूल का रिजल्ट है, किसी का भी, स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, उनके परसेंटेज दिए हुए हैं। अगर इस डाटा को देख के, ये मेरे पास डाटा है, इस डाटा को देख के मैं बता सकता हूँ अमन का स्कोर क्या है या अमित का स्कोर क्या है, सबका स्कोर बना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को क्विकली ये पता करना है भी सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे कम मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, या ये सब कुछ डाटा को एनालाइज करना है, फर्स्ट कौन है, तो ये मेरे को थोड़ा सा इस डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा और टाइम मेरे को इस पे लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर एक कंपनी है और वो अपनी सेल को रिकॉर्ड कर रही है, जो उसने सेल किया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एबीसी कोई भी कंपनी है और एबीसी कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसने अपना पूरा ईयरली चार्ट बना रखा है और मंथ वाइज उसने करोड़ में कितनी सेल किया वो साइट पे दी हुई है। तो जनवरी में जैसे 359 करोड़ की सेल हुई है, इसी तरह दिसंबर में उनकी 595.83 करोड़ की सेल हुई है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मैं ये एनालाइज करना चाहूँ भी किस मंथ में मेरी सेल जो है सबसे ज़्यादा हुई, किस में कम हुई, कौन से मंथ में मेरी सेल जो है डाउन चली गई, कब अप होनी शुरू हुई, तो ये एनालाइज करना इस डाटा को देख के थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये तो छोटा सा डाटा है जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ऐसा डाटा नहीं
होता, बहुत ज़्यादा डाटा होता है कंपनीज के पास और उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसी डाटे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूँ चार्ट्स वगैरह में, तो यहाँ पे जो है हमारी टर्म हेल्प करती है हमें इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए, वो है डाटा विजुअलाइजेशन। और डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, जिसमें हम चार्ट्स की, ग्राफ्स की, मैप्स की हेल्प लेते हैं डाटे को एनालाइज करने के लिए, विजुअल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसी जो यहाँ पे एग्जांपल दी थी प्रीवियस मैंने, उसी का एक मेरे पास चार्ट है। अब मेरे को पता है थी कंपनी की सेल सबसे ज्यादा कब हुई थी, मई और अक्टूबर में, और सबसे कम सेल कब हुई थी, अप्रैल और जुलाई में। तो यहाँ पे इस चार्ट को देख के हमें पता लग रहा है भी कैसे मेरी सेल देखिए जनवरी के बाद अप्रैल तक डाउन आई और फिर एकदम मई में मेरी सेल अप हुई। तो ये ट्रेंड्स होते हैं, तो हमें पता लगेगा, डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी भी हमने कब अपनी प्रोडक्शन कम करनी है, कब ज्यादा करनी है। तो ये क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन इसमें हेल्प करती है। डाटा विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग को बहुत आसान बना देती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो विजुअल क्रिएचर्स हैं। हम किसी भी चीज को ग्राफिकली देख के जल्दी समझ लेते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आपने कभी कोई बुक में किसी टिपिकल टॉपिक को पढ़ना होगा तो आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको 2, 3, 4 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप उसमें से 50% ग्रैब कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इसी रिलेटेड उस टॉपिक की कोई विजुअल या एनिमेटेड वीडियो या कोई भी ऐसी चीज देखी जो विजुअल है, तो वो आपको बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो जो विजुअल चीजें हैं हमें जल्दी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हेल्प करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट ग्राफ है तो डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे अब इसी डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ से अब कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है बड़े इजीली। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 4 कंट्रीज का, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान की यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और 2009 में उन्होंने जो भी खर्चा किया है, जिनके एवरेज खर्चा बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देख के भी डिसीजन लेना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है फूड पे सबसे कम खर्च करता है, और फिर उसके बाद कनाडा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो खर्च करता है वो जापान करता है फूड पे। उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएस जो है, हाउसिंग पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है सबसे कम का है। बाकी सभी कंट्रीज भी एज कम्पेयर टू बाकी के जो खर्चा है क्लॉथिंग और हेल्थ केयर पे सबसे कम खर्चा करती है, और उससे भी सबसे ज़्यादा खर्चा जो कम करती है वो यूनाइटेड किंगडम है। तो हमें यहाँ पे इस विजुअल फॉर्म को देख के जो है डिसीजन लेने बहुत आसान हो जाते हैं भी हम अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आप मैच देखते हैं, 2020 की सीरीज चलती रहती हैं, आप मैच भी देखते हैं 2020। तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे नीचे जो है बॉटम पे मैंने ओवर्स डिस्प्ले किए हुए हैं, और आपको क्या है यहाँ पे रन पर ओवर डिस्प्ले किया हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स का जो कलर है वो येलो है और राजस्थान रॉयल्स का जो कलर है वो ब्लू है, और यहाँ पे विकेट रेड डॉट्स में रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवर में कौन आगे रहा, चेन्नई सुपर किंग, सेकेंड ओवर में राजस्थान रॉयल्स, और उसी तरह से 14 ओवर में उसने नियर अबाउट सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हुए हैं। इसी तरह चेन्नई सुपर किंग ने देखिए 20th ओवर में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो इस तरीके से क्या है, हम एनालाइज कर सकते हैं दोनों टीम का स्कोर, कब किसकी विकेट गिरी। देखिए जो राजस्थान रॉयल्स की फर्स्ट विकेट थी वो 4th ओवर में गिरी, और 7th ओवर में उनकी 2 विकेट्स गिरी। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, और ये आपको मैच में कॉमनली देखने को मिलता है। दोनों का कंपैरिजन होता है भी कौन आगे कैसे बढ़ रहा है। इस यहाँ से आपको लाइन चार्ट भी मिलता है, ये बार चार्ट है। तो ये आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे मैटप्लॉटलिब। तो ये मैटप्लॉटलिब है क्या, डाटा विजुअलाइजेशन को पाइथन में करने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करते हैं उस लाइब्रेरी को मैटप्लॉटलिब कहा जाता है, जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है बाकी लाइब्रेरीज की तरह ही। तो ये हमें कैसे हेल्प करती है, ये सबसे पहले तो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा इसके पास वास्ट कलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती है ये लाइब्रेरी, जो हमें हेल्प करती है किसी भी डाटा को ग्राफिकली या विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैटप्लॉटलिब में भी बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जो हमें प्लॉटिंग करने के लिए हेल्प करते हैं, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम मैटप्लॉटलिब के जिस पार्ट को रीड आउट करेंगे, सीखेंगे, दैट इज पाइप्लॉट। तो पाइप्लॉट क्या है, पाइप्लॉट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड विच अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट इजीली एंड इंटरेक्टिवली। 2 डायमेंशनल प्लॉट हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, 2D को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम कौन कौन से चार्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है पाई प्लॉट में बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं जो सपोर्ट्स करते हैं लाइन चार्ट को, बार चार्ट को, पाई चार्ट को, स्कैटर चार्ट को, इमेज प्लॉट को, हिस्टोग्राम को। तो ये अलग अलग कुछ एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ कंप्यूटर साइंस में 3 है, पहले लाइन, बार एंड पाई चार्ट। तो इन तीनों के बारे में हम रीड आउट करेंगे यहाँ पे। तो आइए कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि मैटप्लॉटलिब ओरिजिनली क्या है, कब बनी और किसने बनाई इसको। तो मैटप्लॉटलिब जो है ओरिजिनली 2003 में जॉन डी हंटर ने बनाई थी, और जो कि एक एक्टिव डेवलपमेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, BSD स्टाइल लाइसेंस के अंडर आती है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, BSD, जो कि फ्रीली है, मतलब कि आपको इसको यूज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मनी देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था 0.1 था जो 2003 में आया था, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 3.2.1, इसमें ORC3 लिखा हुआ है, लेकिन 1 जो है 3.2.1 वो लेटेस्ट वर्जन में कंसिडर किया जाता है, जो कि फरवरी 2020 में आया है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की बात करें तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एडजस्ट कर जाती है, और यहाँ पे हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आपको मैटप्लॉटलिब की जो आपके सिलेबस में है 12th के, उसके बारे में जो ये इंट्रोडक्शन थी बहुत इजीली समझ आ चुकी होगी। क्यों यूज करते हैं हम इसको, इसकी जरूरत क्या है, कंपनी इसको यूज क्यों करती है। तो आई होप ये आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, comment if you have any query. Have a nice day.